हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज हम पहुंच चुके हैं 360 डिग्री मैथ्स के डे 19 पे। सबसे पहले आज का कोट, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो और दूसरा बदलने की जिम्मेदारी लो। तो डेफिनेटली अब तक तो जो रिजल्ट आ रहा था, जो पढ़ाई की सो की, लेकिन अब अगर रिजल्ट बदलना है तो उससे बदलने की जिम्मेदारी लो, और उसी के लिए हमारी 360 डिग्री मैथ्स सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले, in an AP, if the first term a equals to 7, nth term an is 84, and the sum of first n terms n is 2093 by 2, then n is n का फॉर्मूला n की वैल्यू ढूंढनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। देखो, अब यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हो तो nth टर्म वाला फॉर्मूला Sn का यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एस एन की वैल्यू 2093 बाई 2 इक्वल्स टू n बाई 2। a मेरा फर्स्ट टर्म दैट इज 7 और nth टर्म ए एन जो है वो है 84। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2093 इक्वल्स टू n इंटू ये दोनों अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 91। 91 नीचे भेज दूं डिवीजन में, सो 2093 डिवाइड बाई 91। अब डिवीजन के हिसाब से देखो, पीछे मुझे चाहिए 3, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना कुछ, पहले वो देख लेते हैं। हाँ, अब 13 से लगभग 13 की टेबल में 91 या 7 की टेबल में 91 आता है। 7 1 जा 13 जा, और ये भी 7 की टेबल में मोस्टली कट होना ही चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर n मिल रहा है। तो 7 2 जा 14, 69, 9 जा 63, 63 अगेन 9 जा, सो 13 की टेबल में ये भी जाना चाहिए। 13 1 जा 13, 2 जा 26, 3 जा 39, सो 23, दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको एक एपी दिया हुआ है, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट है बड़ा इजी। 1 माइनस 4x अपॉन 2x, और तीसरा टर्म 1 माइनस 8x अपॉन 2x। ये एक तरीके से मेरा एपी है और मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब बच्चे को पता है कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 करके। सो a2 हो जाएगा मेरा 1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सिंपली सॉल्व कर दूंगा। तो ये 1 और माइनस 1 कट गया, बचा माइनस 4x अपॉन 2x। x कटा और 2 के टेबल में 4 आता ही है, 2 जा, सो फाइनल आंसर मेरा निकल के आता है d इक्वल्स टू -2। एज सिंपल एज दिस। मैथ्स में तुमको क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उस पर फोकस मत करो, क्योंकि फंडामेंटली जो भी लॉजिक लगाएंगे वो सब क्वेश्चंस में सेम ही होता है मोस्टली। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस ढूंढना था, डी कैसे ढूंढते हैं हम, a2 माइनस a1, बस वही प्रोसीजर करके सिंपल मैथ सॉल्व किया है बिना डरे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एपी द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। अब कभी भी एपी का क्वेश्चन आए और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आ जाए, देखो एक तो क्वेश्चन में 100% है ना एपी वर्ड होगा, तभी जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो यूज करना। एपी वर्ड ना हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स x प्लस 1 और x प्लस 2 ऐसा हम लेते अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता तो। फॉर एपी मेरे 3 टर्म्स सिनेरियो में बदल जाते हैं, वो होंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। याद रखना, एपी का क्वेश्चन हुआ तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये लेंगे। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे करेंगे, लेट द टर्म्स या नंबर्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। अब इन तीनों का ही सम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 24, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये तीनों का ही सम मेरा कितना है 24। माइनस डी प्लस डी कैंसिल, a प्लस a 3a इक्वल्स टू 24, तो a की वैल्यू निकल के आ गई 8। पहला इतना सिंप्लीफिकेशन तो हो गया। अब आगे क्वेश्चन में इंग्लिश क्या दी हुई है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। इसका मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर जो है, a का जो स्क्वायर है और a प्लस डी का जो स्क्वायर है, इन तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो 194 के बराबर है। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आइडेंटिटी से खोलेंगे,
तो ये क्या बन जाएगा, या फिर चाहो तो अभी 8 ए की वैल्यू जो है 8 वो भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। सो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD, ए स्क्वायर, फिर अगेन इसका भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD, सॉरी प्लस 2AD बनेगा ये। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो प्लस 2AD माइनस 2AD कैंसिल, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार ए स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2 बार डी स्क्वायर हो गया और इक्वल्स टू 194। अब ए मेरा 8 आया था, 8 का स्क्वायर 64, और 64 को भी 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 64 इंटू 3 इज 192। सो 192 प्लस 2D स्क्वायर इक्वल्स टू 194। 192 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2D स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी मुझे 2, डी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी मुझे 1। सो देयरफॉर यहां पे ही लिख लेते हैं, डी की वैल्यू मिलेगी मुझे प्लस माइनस 1। अब करना क्या है, फाइंड द नंबर्स। तो डी की वैल्यू भी मिल गई। अब दो केस आपको लिखने पड़ेंगे फाइनली। एक केस में आपका A8 और D1, और एक केस में A8 और D -1। ठीक है, तो आपके नंबर्स क्या क्या थे, A माइनस डी। सो A माइनस डी के लॉजिक से आपके नंबर्स बन जाएंगे 8 माइनस 1 यानी कि 7, देन A यानी कि 8, और A प्लस डी यानी इस लॉजिक से बन जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो नंबर्स हो गए मेरे 7, 8, 9। या दूसरा सिचुएशन A माइनस डी के हिसाब से 8 माइनस माइनस 1, सो दिस बिकम्स 8 प्लस 1 विच इज 9। A 8 ही है एंड दिस बिकम्स 8 माइनस 1 यानी कि ये बन जाता है आपका 7। सो आपके नंबर्स बन जाएंगे 9, 8, 7। तो रिक्वायर्ड 3 नंबर्स ये होंगे या फिर ये होंगे। आप फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर दिस और दिस। ठीक है, एक ही बात हुई, बट क्या एपी ऐसे जा रहा है, कम मतलब बढ़ता हुआ है घटता हुआ है वो नहीं पता, इसलिए हम दोनों केसेस लिखेंगे फाइनल आंसर में। दैट्स इट। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, पीड़ा इस तरह के क्वेश्चन देते हैं जिसमें नंबर नहीं होते, क्योंकि pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, प्रूव दैट nth टर्म इज सो एंड सो। फंडामेंटल लॉजिक प्रोसीजर सेम टू सेम होगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सिंपल फंडा क्या दिया हुआ है, pth टर्म देखो, सेकेंड टर्म को मैं a2 लिखता हूं, फोर्थ टर्म को a4 लिखता हूं, 17th टर्म को a17 लिखता हूं, तो pth टर्म को क्या लिखूंगा, ap इक्वल्स टू व्हाट, q, यानी ये किसके बराबर है, q के। और जो qth टर्म है वो क्या है, p। पहले तो क्वेश्चन हमने इतना समझ लिया, pth टर्म की वैल्यू q है, qth टर्म की वैल्यू p है, राइट। अब हमको nth टर्म की वैल्यू ये है ऐसा प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो पहले तो pth टर्म जो है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, pth टर्म का इक्वेशन a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q। इसका अगर मैं ओपन कर दूं तो a प्लस, या फिर ओपन नहीं करते अपने, ऐसे ही छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और qth टर्म का हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p। ठीक है, इतना तो मुझे पता चल गया। अब इसका मैं एलिमिनेशन कर देता हूं। एलिमिनेशन करूंगा तो क्या होगा, यहां पे माइनस माइनस माइनस, यानी a और माइनस a कट गया। अब इधर सब्ट्रैक्ट करते वक्त कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, ये बहुत जरूरी है, यहां गड़बड़ मत करना। p माइनस 1 डी माइनस q माइनस 1 डी इक्वल्स टू q माइनस p। अब इसका सिंप्लीफिकेशन सही से करना है, तो अगर सही से करना है तो ध्यान से समझना। d अगर मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, ये चीज बचेगी। इधर मैं ब्रैकेट खोलेंगे अच्छे से एकदम, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है ब्रैकेट ओपन करते वक्त। -1 माइनस q प्लस 1 इक्वल्स टू q माइनस p। अब इधर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, p माइनस q बचा जो कि मैं डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, तो d बन जाएगा मेरा q माइनस p अपॉन p माइनस q। अब एक बेसिक फंडामेंटल लॉजिक बता रहा हूं मैं, कभी भी अगर आपको a माइनस बी लिखा हो और b माइनस a में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो बस ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगा देना। एक माइनस लगा दूंगा तो इसको मैं स्वैप कर सकता हूं,
तो उसी लॉजिक से ये जो मेरा q माइनस पी है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस p माइनस क्यू होल डिवाइड बाई p माइनस क्यू। तो ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू मिल जाएगी -1। अब d तो -1 मिल गया। अब बारी आती है a ढूंढने की, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। सपोज करते हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इक्वल्स टू q। सो a -1 इंटू p इज -p, -1 इंटू 1 इज +1 इक्वल्स टू q। ये दोनों चीजें उस साइड जाएगी तो a की वैल्यू मिलेगी q प्लस p -1। ठीक है, q प्लस p -1। इतना तो क्लियर हो चुका। अब ध्यान से समझते हैं हम nth टर्म हमको ढूंढना है। nth टर्म होता क्या है, a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां a और d की जो वैल्यू मैंने फाइंड की थी वो पुट कर देता हूं। a कितना मिला है हमें, p प्लस क्यू -1। ठीक है, अब यहां पर प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या मिली थी, -1। -1 से हम ब्रैकेट खोलेंगे, सो p प्लस क्यू -1, -1 इंटू n इज -n, -1 इंटू -1 इज +1। सो ये +1 -1 कटा, क्या बचा, p प्लस क्यू -n। क्या यही मुझे प्रूव करना था? यस। 3 मार्क के क्वेश्चन को लॉजिक से बिना किसी सिली मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इस मंजिल तक पहुंच जाओगे। डिफिकल्ट उतना नहीं है, फंडामेंटल क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन से पहले आज का कोड बता देता हूं। आज का कोड है 4093, 4093। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of the 11th term to 17th term of an AP is 3:4। तो स्टेप बाय स्टेप जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते जाते हैं। 11th टर्म का मतलब होता है A11, टू 17th टर्म मतलब अपॉन A17, और ये जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 3:4। तो अपॉन इज इक्वल टू 3/4। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। ठीक है, इसका रेशियो हम ढूंढेंगे। पहले यहां पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। A11 क्या होगा मेरा, a प्लस 1 कम यानी 10d, और इधर a प्लस 16d इक्वल्स टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये पूरी चीज इधर 3 से मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4a प्लस 40d इक्वल्स टू 3a प्लस 48d। ठीक है, d वाले टर्म्स एक तरफ, a वाले टर्म्स एक तरफ लेके आते हैं तो हमको दोनों के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में आप पूछोगे हमको कैसे पता कि रिलेशन ढूंढना था। जब भी कोई रेशियो वाली चीज हो तो रिलेशन ढूंढना बहुत बेनिफिशियल होता है आगे का काम सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि मैं सब्सटीट्यूशन कर पाऊं। देखो कैसे सब्सटीट्यूशन। अब मुझे एक्चुअल में ढूंढना क्या था, A5 अपॉन A21, इसकी वैल्यू ढूंढनी थी। अब ये क्या होगा मेरा, a प्लस 4d अपॉन a प्लस 20d। अब इसको मैं वैसे तो सिंप्लीफाई कर नहीं पाऊंगा, लेकिन a की वैल्यू मैं d8d के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, सो दैट सब कुछ मेरा सिर्फ d के फॉर्म में हो। तो 8d प्लस 20d, अब ये मेरा बन जाएगा 12d अपॉन 28d। d और d कैंसिल हो गया, 12 और 28 ये कटेगा, 4 3 जा और 4 7 जा। सो मेरा करेक्ट आंसर आता है 3:7। आई होप ये फंडामेंटली लॉजिक क्लियर है। इसका एक और पार्ट भी है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ सम ऑफ 21 टर्म्स। यानी मुझे S5 और S21 ये भी फाइंड करना है। सेम लॉजिक, n/2 2a प्लस 5 - 1 4 होता है, सो 4d अपॉन 21/2, और यहां हो जाएगा 2a प्लस 20d। ठीक है, इतना लॉजिक क्लियर है। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखा जाए तो 5 और 21 बचता है, और ये जो ब्रैकेट्स है इधर a जो है, a को अगर मैं 8d पुट करूं तो 8d इंटू 2 इज 16d प्लस यहाँ पे 4d होल अपॉन ये भी सेम तरीके से 16d प्लस 20d। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 20d अपॉन 21 इंटू 36d, कुछ ऐसा यहां तक हुआ है। d और d कैंसिल हो गया। अब 4 से अगर मैं कट करूं तो 4 5 जा और 4 9 जा, ये मेरा बचता है। आगे कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा है। सो 5 इंटू 5 इज 25 एंड 21 इंटू 9 इज 9 1 9, 9 2 18।
सो 25:189 मेरा आंसर निकल के आता है सेकेंड पार्ट का। आई होप ये समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चंस बढ़िया है, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट नहीं यूज हुआ है, जो एपी के फॉर्मूलेज हैं वही लगा लगा के सिंप्लीफाई करके हम मंजिल तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी। एपी से केस स्टडी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मान के चलना एक केस स्टडी एपी से आएगी मोस्टली। Nikhil started saving money for his new project. He started 240 rupees in the first month, 300 second, 360 third, and so on. He continues to save in this manner for quite some time. Based on the above, answer the following questions. सबसे पहला, are the numbers representing his savings in AP? तो सबसे सिंपल तरीका है चेक करने का। सबसे पहले 240 रुपए, देन 300 रुपए, देन 360 रुपए एंड सो ऑन। तो अगर मुझे चेक करना है तो एक बार मैं डी देखूं तो A2 माइनस A1 करके मुझे मिल रहा है 300 माइनस 240 इक्वल्स टू 60। ये एक्चुअल में आपको प्रोसीजर दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि AP में ही है। A3 माइनस A1, सॉरी A1 नहीं A2, so this becomes 360 minus 300 which is again 60. So therefore here D is constant, therefore it is an AP। ऐसे हमें AP प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना कट सकते। इफ सो राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। therefore अब A जो फर्स्ट टर्म है वो मेरा क्या बन गया 300, और कॉमन डिफरेंस है वो क्लियरली क्या बन गया 60। तो फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पे क्लियर होता है इस वर्ड प्रॉब्लम का, इजी पीजी। सेकेंड, इन विच मंथ विल ही सेव 660 रुपीज। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में यही नहीं समझ में आता दिया क्या है, तो ये एक तरीके से इस एपी का कोई पर्टिकुलर टर्म दिया है, और हमको पता है कि एपी में आगे जाके कोई पर्टिकुलर टर्म दिया है तो उसे क्या बोलते हैं nth टर्म। तो बेसिकली an की वैल्यू मेरी अगर 660 हो जाए तो n की वैल्यू क्या होगी, कब ये an की वैल्यू 660 बनेगी, बेसिकली पूछा है। सो an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मेरा 660, a मेरा 240, d मेरा 60 अगेन। सो 240 अगर उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 2 4 420 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 60। ये 60 नीचे जाके डिवाइड होगा तो 420 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू n माइनस 1। 0 0 कैंसल्स आउट, 6 1 6 7 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 उधर जाके ऐड हुआ तो n इज इक्वल टू 8। यानी 8वें महीने में, इन द 8th मंथ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, इन द 8th मंथ ही विल सेव रुपीज 660, या फिर ही विल सेव रुपीज 660 इन 8th मंथ। खत्म, स्टेटमेंट लिखना, नहीं तो आधा मार्क कटेगा। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है एक्चुअल में, इसका थर्ड पार्ट पूरा एक साथ आ नहीं रहता, नहीं तो सॉल्यूशन की जगह नहीं बचती, इसीलिए हमने स्प्लिट किया है। व्हाट अमाउंट विल ही सेव इन द 15th मंथ। 15th मंथ में क्या अमाउंट सेव करेगा, तो A15 मुझे ढूंढना है। A15 विल बी नथिंग बट A प्लस 14D। A मेरा 240 था, ठीक है ना, पिछले वाले पेज में हमने देखा था, और कॉमन डिफरेंस मेरा 60 था। सो 240 प्लस यहाँ पे 6 4 24 टू कैरी 606, 840 और 240, तो 1080 रुपीज वो सेव करेगा 15th मंथ में, ठीक है ना। आई होप समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग मस्त क्वेश्चन था। इसका एक और पार्ट है और वाला, ठीक है। हाउ मच मनी ही विल एक्यूमुलेट आफ्टर 10 मंथ्स। अब जिस बच्चे की इंग्लिश खराब होगी वो बेचारा इस वर्ड में अटक जाएगा। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, सेव करना, बचत करना, ऐसा कुछ यहाँ इस सिनेरियो में। तो 10 महीनों में वो कितने पैसे बचा लेगा, सेव कर लेगा, तो क्लियरली मुझे क्या ढूंढना है S10। तो S10 क्या हो जाएगा, सिंपली 10/2, 2 इंटू A मेरा था 240 प्लस n-1 मतलब 10-1 दैट इज 9, और D था मेरा 60। इस चीज का सिंप्लीफिकेशन करना है, इसके जस्ट पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखोगे और वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट मत करना। 240 का डबल 480 और 9 6 54, सो 540। सो 480 और 540 कहीं ना कहीं 500 900 1020, 1020 का हो जाएगा 10,200 का आधा 5,100। सो 5,100 रुपीज ही विल सेव इन 10 मंथ्स। आई होप समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन था।
दैट्स इट। सो आज का डे भी समाप्त होता है। आज भी हमने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए थे। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।